एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए डार्लिंग सॉन्ग की एक हिंदी फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 84% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई है और इस फिल्म में आपको आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमजा नाम का एक लड़का बदरुनिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। बदरुनिसा की भूमिका आलिया भट्ट ने निभाई है और वो बहुत ही मासूम लड़की हैं। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच में काफी प्यार था। हमजा बदरू से कहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगी है और इसीलिए अब वो शादी करना अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद हमें शादी के कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। शाम का वक्त है और बदरुनिसा हमजा के लिए खाना बनाकर लाती है। हमजा के खाने में एक बार हड्डी आती है। बदरुनिसा डरते हुए अपना एक हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा देती है। वो उसके हाथों में थूकता है और थोड़ी ही देर बाद उसके खाने में दोबारा हड्डी आती है। इस बात से हमजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो बदरुनिसा पर हाथ उठाता है। वो रोती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन मोहल्ले में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं आता। अगली सुबह के सीन में हम देखते हैं कि हमजा बदरू के पीछे पीछे घूमता है, उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसे पिछली रात उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 साल की शादी में ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई बार हमजा बदरू पे हाथ उठा चुका था और ये उसके लिए रोज की ही बात थी। हमजा माफी मांगता है और रोज की ही तरह बदरू से माफ कर देती है। खाना खाने के बाद वो काम पर निकल जाता है और बदरू अपनी माँ के पास चली जाती है। बदरू की माँ मोहल्ले के सामने वाले मकान में ही रहती है। वो हर रोज उसके चीखने की आवाज सुनती है और ये बात जानती है कि वो उसकी बेटी को मारता पीटता है। बदरू की माँ उसे हर रोज इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बदरू अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है। उसे हर रोज ये लगता है कि ये सब शराब की वजह से होता है। जिस रोज वो हमजा की शराब छुड़वा पाएगी उस रोज हमजा पूरी तरह से उसका हो जाएगा और उन दोनों के बीच में बस प्यार बाकी रह जाएगा। बदरू इसी तरह से अपनी कोशिशें जारी रखती है। शाम होने लगती है। इससे पहले कि हमजा घर आता, बदरू मेडिकल स्टोर से जाकर शराब छुड़वाने की दवाई ले आती है। अपनी माँ से एक नई तरह की मटन करी बनाना सीखती है और उस मटन करी में उस दवाई को मिला देती है। हमजा घर आने से पहले मेडिकल स्टोर होते हुए आता है। वहाँ पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाभी घर शराब छुड़वाने की दवाई लेकर गई हैं। हमजा को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है उसको बदरू पर बेहद गुस्सा आता है। घर पहुंचकर उसे पूरी तरह से पता था कि खाने में शराब छुड़ाने की दवा मिली हुई है। वो बदरू से इस बारे में बार बार पूछता है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बताती। आज फिर से वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। सुबह होती है तो फिर से वही सब शुरू हो जाता है। वो फिर से उससे अच्छे से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरू को थोड़ा ज्यादा बुरा लगा है। इस बार हमजा उसे बच्चे का लालच देता है और उसे कहता है कि एक दिन जब उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, शराब पीना छोड़ देगा और उससे बहुत प्यार करेगा। बदरू इस बार भी उस पर भरोसा कर लेती है। वो बदरू से एक विश मांगता है और विश के बदले में बदरू उससे बिल्डर से बात करने के लिए कहती है। बदरू और हमजा एक पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं। हमजा के अलावा बाकी के सब लोग उस बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए मान गए हैं, लेकिन हमजा इकलौता ऐसा इंसान है जो बिल्डर के पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा। बदरू क्योंकि हमजा की बातों में आ गई है, इसीलिए वो उसे बिल्डर से बात करने के लिए कहती है। क्योंकि हमजा उसे मनाना चाहता है, इसीलिए वो हाँ कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्योंकि इस बार हमजा ने पहली बार बच्चे की बात की थी तो बदरुनिसा को ये लगता है कि शायद वो बच्चा आने के बाद बदल जाएगा। वो अपने लिए नए कपड़े और नई हील्स ऑर्डर करती है, लेकिन हमजा जैसे ही वापस आता है और हील्स को वहां पर पड़ा हुआ देखता है वो फिर से गुस्सा हो जाता है। इस बार वो उसके साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो हील्स से उसके हाथ पर इतनी जोर से मारता है कि उसके हाथ पर बहुत तेज चोट लग जाती है। अगली सुबह फिर से वही शुरू हो जाता है। हमजा एक बार फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरुनिसा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। क्योंकि बदरुनिसा सुबह से अपनी माँ का फोन नहीं उठा रही, इसलिए उसकी माँ जुल्फी को वहां पर भेजती है। जुल्फी, जिसे बदरुनिसा अपना भाई समझती है, वो उससे बात करने से भी इनकार कर देती है। लेकिन जुल्फी जब उसे इस हालत में देखता है तो वो पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस स्टेशन में हमजा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है। पुलिस को जैसे ही ये कंप्लेंट मिलती है वो हमजा को काम से गिरफ्तार कर लेते हैं। बदरुनिसा और उसकी माँ को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। पहले तो बदरुनिसा इस बात के लिए राजी हो जाती है कि वो अपने पति पर कंप्लेंट फाइल करेगी। इस कंप्लेंट के तहत हमजा को जुर्माना होना था और साथ ही उसे 3 साल की जेल भी हो सकती थी। हमजा को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है वो बदरुनिसा से बात करने लगता है। वो बदरू को अकेले में देखता है और उसे बहलाने फुसलाने लगता है।
वो इस बार फिर से शराब को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि जैसे ही वो शराब छोड़ेगा वो बच्चे पर ध्यान देगा। वो रोता है, बदरुनिसा के सामने गिड़गिड़ाता है और वो एक बार फिर से उसे माफ कर देती है। बदरुनिसा की माँ को जैसे ही ये पता लगता है वो उसे कहती है कि वो गलत कर रही है। बदरू इस पर रोते हुए कहती है कि माँ, मेरा घर मत तोड़ो, क्योंकि ये मेरी कहानी है, तुम्हारी और पापा की नहीं, क्योंकि पापा तुम्हें प्यार नहीं करते थे लेकिन हमजा मुझे प्यार करता है। इस पर बदरुनिसा की माँ शमशू उसे चाय पर ले जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे एक कहानी सुनाना चाहती है। ये कहानी एक मेंढक की थी जो कि बाढ़ से परेशान होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी एक बिच्छू मेंढक के पास आता है और उसे कहता है कि उसे नदी पार करनी है। मेंढक जैसे ही बिच्छू को देखता है वो उसे कहता है कि वो उसे नदी पार नहीं करवा सकता, क्योंकि बिच्छू उसे काट सकता है। बिच्छू इस बात पर मेंढक से कहता है कि उसे तो नदी पार करनी है और वो बस मेंढक की पीठ पर बैठकर उस नदी को पार करना चाहता है। मेंढक बिच्छू से डरता है लेकिन फिर भी बिच्छू के कहने पर वो उसे नदी पार करने के लिए तैयार हो जाता है। बिच्छू मेंढक को ये कहकर दिलासा देता है कि अगर उसने उसे काटा तो उसके साथ वो भी डूब जाएगा। मेंढक को बिच्छू की ये बात सही लगती है, इसीलिए वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगता है। जैसे ही वो लोग नदी के बीच में पहुंचते हैं, बिच्छू मेंढक को डंक मार देता है। अब इस बात पर मेंढक उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे डंक क्यों मारा, क्योंकि हम नदी के बीच में हैं और अब हम दोनों ही डूब जाएंगे। बिच्छू इस बात पर कहता है कि मैं बिच्छू हूँ, डंक मारना मेरी फितरत है। शमशू अब अपनी बेटी से कहती है कि कुछ लोग बिच्छू होते हैं बदरू, और डंक मारना उनकी फितरत में होता है। हमजा भी उसी तरह का एक बिच्छू है और वो तुम्हें एक दिन जरूर डंक मारेगा। लेकिन बदरू हमजा से इतना प्यार करती है कि वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती। बदरू और शमशू जब हमजा के साथ टैक्सी में घर जा रहे होते हैं, उसी दौरान हमजा काफी गुस्से में आ जाता है। वो बदरू से बार बार यही सवाल करता है कि आखिर पुलिस कंप्लेंट किसने की थी। हमजा को अब ये लगता है कि शायद शमशू ने ये कंप्लेंट की थी। वो शमशू को टैक्सी में परेशान करने लगता है और जब शमशू उसकी बेइज्जती करती है तो वो उस पर हाथ उठा देता है। शमशू को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि जब हमजा उस पे हाथ उठाता है तो उसकी बेटी बदरू उसे कुछ भी नहीं कहती। शमशू उसी वक्त टैक्सी से नीचे उतर जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि उसे आज के आज ही ये फैसला करना होगा, उसे हमजा या उसमें से किसी एक को चुनना होगा। बदरू आज भी अपनी माँ के प्यार के बजाय हमजा को चुनती है। वो हमजा के साथ चली जाती है और उसकी माँ शमशू उससे बात करना छोड़ देती है। इस बात को 1 महीना गुजर जाता है। काम पर अचानक से एक रोज हमजा के पेट में दर्द उठता है। हमजा जैसे ही अस्पताल पहुंचता है उसे ये पता चलता है कि उसे लिवर सिरोसिस है। वो इतने रोज से शराब पीता आया है, इसीलिए अब उसका लिवर खराब होने लगा है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे शराब पीना छोड़ना ही होगा। वो क्लिनिक के बाद सीधा घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से सजा हुआ है। जब वो बदरुनिसा से बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि वो पापा बनने वाला है। लीवर खराब होने की वजह से वो शराब तो वैसे ही नहीं पी सकता, तो अब उसे इस बात में अपना फायदा दिखने लगता है। वो बदरुनिसा से कहता है कि जैसे कि उसने वादा किया था वो शराब बिल्कुल नहीं पिएगा और वो अपने बच्चे के लिए और उसके लिए बदल कर दिखाएगा। शमशू जो कि अपनी बेटी से बात नहीं कर रही, जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं कि उसी वक्त वहां पर हमजा आ जाता है और वो शमशू से माफी मांगता है। हालांकि हमजा अब शमशू और बदरू के साथ अच्छे से रहने लगता है, लेकिन एक बात आज भी है जो उसे खटक रही है। वो आज भी ये बात जानना चाहता है कि आखिर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई किसने थी। जब कॉलोनी वाले बार बार उसे मनाने के लिए आते रहते हैं कि उसे बिल्डर को हाँ कर देनी चाहिए, तो वो हर एक इंसान से यही सवाल करता है कि वो बस ये जानना चाहता है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी। शमशू बहुत अच्छा खाना बनाती है और एक खानसामा बनना उसका सपना है। अपनी बेटी और जुल्फी के साथ मिलकर वो एक किचन सर्विस शुरू करती है और पुलिस स्टेशन वालों को अपना सबसे पहला कस्टमर बनाती है। जुल्फी अब हर रोज खाना डिलीवर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। एक रोज जब वो खाना डिलीवर करके वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां पर खड़े हमजा पर पड़ती है। हमजा एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा है ये बात निकलवाने के लिए कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी। जब वो जुल्फी को वहां पर देखता है तो उसे उसके ऊपर शक होने लगता है। जुल्फी को उसकी बातों से इस बात का शक हो जाता है कि वो कुछ जानता है, इसीलिए वो सबसे पहले बदरू को कॉल करता है और उसे आगाह करता है। बदरू को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो बुरी तरह से डर जाती है और घर के बाथरूम में छुप जाती है। हमजा जैसे ही घर पहुंचता है वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है और वहां पर जुल्फी की कॉल आई थी। इससे ये बात पूरी तरह से जाहिर हो जाती है कि बदरू जानती थी कि ये कंप्लेंट जुल्फी ने की है। उसे ना सिर्फ ये लगता है कि जुल्फी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, बल्कि अब उसे ये लगने लगता है कि बदरू और जुल्फी का चक्कर चल रहा है।
और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी और किसी का नहीं बल्कि जुल्फी का है। हमजा अब जैसे ही घर पहुंचता है वो बदरू पर हाथ उठाता है। बदरू बार बार उसे कहती है कि उन दोनों को सुबह बात करनी चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। वो अपनी माँ को या जुल्फी को परेशान नहीं करती और अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में डायग्नोसिस के बाद उसे ये पता चलता है कि उसे बहुत सी चोटें आई हैं और साथ ही उसके पेट में जो बच्चा था उसकी मौत हो चुकी है। बदरू जैसे ही ये बात सुनती है उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर जाती है। वो हॉस्पिटल की खिड़की के पास जाती है और मरने की कोशिश करती है। वो खिड़की से कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आता है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपने घर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बदरू अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ शमशू भागते हुए उसके घर जाती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर हमजा बंधा हुआ था। बदरू जब हॉस्पिटल से निकली थी तो आने से पहले उसने डॉक्टर से अपने लिए स्लीपिंग पिल्स लिखवा ली थी। उन पिल्स को उसने हमजा को खिला दिया था और उसके बाद हमजा को कुर्सी से बांध दिया था। शमशू जैसे ही उसे बंधा हुआ देखती है वो बदरू से कहती है कि उन दोनों को उसे मार देना चाहिए, लेकिन बदरू उसे कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती, वो उसे तड़पाना चाहती है और साथ ही वो अपना आत्मसम्मान वापस पाना चाहती है। थोड़ी ही देर में जुल्फी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे बंधा हुआ देखता है और अब ना चाहते हुए वो भी शमशू और बदरू के इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। हमजा के ऊपर से जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता है वो बदरू को डराना धमकाना शुरू कर देता है। बदरू अब उससे बिल्कुल नहीं डरती। वो वही हील्स वाला गेम उसके साथ भी खेलती है और उसके हाथों पर चोट लगाती है। वो उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो बिल्डर के इन पेपर्स पर साइन करे। वो उससे जबरदस्ती उन पेपर्स पर साइन करवाती है और साथ ही उसे चिल्लाते हुए ये कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो बेटी थी, क्योंकि हमजा हमेशा से बेटी चाहता था और बदरू बेटा चाहती थी। हमजा के ऑफिस से बार बार कॉल आने लगती है क्योंकि हमजा के पास ऑफिस के किसी लॉकर की चाबियां थी जो उन लोगों को चाहिए थी। बदरू अब बहाना बना देती है और कहती है कि उसके पिताजी की मौत हो गई है और इसीलिए हमजा कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया है। बदरू से जब इस बात पर सवाल किया जाता है कि आखिर वो अपना फोन क्यों नहीं लेकर गया तो वो उनसे कहती है कि उसके गांव में नेटवर्क नहीं है, इसीलिए हमजा अपना फोन यहीं पर छोड़ गया है। हमजा बार बार बदरू को बेवकूफ बनाकर आजाद होने की कोशिश करता है। एक बार के लिए तो वो अपनी रस्सी काटने में कामयाब भी हो जाता है कि तभी शमशू वहाँ सही वक्त पर आ जाती है और वो बदरू को बचा लेती है। शमशू के कासिम नाम के एक दोस्त थे जिनकी पागल खाने में अच्छी पहचान थी। वो लोग पागल खाने से कुछ इंजेक्शंस मंगवाते हैं जिनकी मदद से वो हमजा को सुला कर रखते हैं। इस प्लान के बीच में जुल्फी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। जुल्फी पुलिस वालों से ऐसे ही बातचीत में ये निकलवाने की कोशिश करता है कि किडनैपिंग पर कितने साल की सजा होती है। वहां पर बैठे एक पुलिस वाले को जुल्फी पर शक होने लगता है। उन लोगों को ये लगता है कि जुल्फी ने जरूर किसी को किडनैप किया है। वहीं दूसरी तरफ हमजा के ऑफिस वाले घर आ जाते हैं। हमजा का बॉस बदरू और शमशू का झूठ पकड़ लेता है। वो रूम में पड़े हुए हमजा को देख लेता है और उसे ये लगता है कि हमजा शराब के नशे में है। बदरू अब अपना दिमाग चलाते हुए कहती है कि हमजा ने ही उसे झूठ कहने के लिए कहा था। हमजा आजकल ज्यादा ही शराब के नशे में रहने लगा है और वो काम पे नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने ही उससे फोन उठवाया और ये कहा कि उसके पिताजी की मौत हो गई है। बदरू के कहने पर हमजा के बॉस को उस पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो हमजा को डांट कर वहां से वापस चला जाता है। हमजा और बदरू को अब ये लगना लगता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देनी चाहिए। वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और हमजा की मिसिंग रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर को पहले से ही जुल्फी पर शक है, इसीलिए वो बदरू और शमशू से कहते हैं कि वो सबसे पहले उनके ही घर में चेकिंग करना चाहते हैं। बदरू और शमशू को अब ये लगने लगता है कि शायद उन लोगों की किस्मत खराब है, क्योंकि पुलिस वाले उन लोगों के साथ ही हमजा के घर जाने लगते हैं। हमजा को उन लोगों ने उसी के घर में बांध कर रखा है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं उन लोगों को हमजा कहीं पर नजर नहीं आता। वो लोग इस बात पर जुल्फी से सवाल करते हैं, क्योंकि जुल्फी को हमजा पर निगरानी रखने के लिए ही घर पर रखा गया था। इस बात पर जुल्फी ये कहता है कि हमजा की और उसकी काफी अच्छी बातचीत हुई, जिस पर हमजा ने उससे माफी मांगी और ये कहा कि वो टमाटर की खेती करने के लिए अपने घर जाना चाहता है। जुल्फी को उसकी एक कहानी सुनकर दया आ गई और इसलिए उसने उसे खोल दिया, यानी कि हमजा अब घर से बाहर आजाद घूम रहा था। वो लोग अभी चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि उसी वक्त पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को एक कॉल आ जाती है। पुलिस वाले हमजा के घर से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमजा वहां पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। हमजा जब घर से बाहर निकला था तो उसे वो पागल खाने वाला इंजेक्शन लगाया गया था, जिसकी वजह से उसकी जुबान सुन पड़ गई थी और वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा था। बदरू एक बार फिर से अपना दिमाग चलाती है और पुलिस वालों के सामने ही हमजा को पीटना शुरू कर देती है।
वो पुलिस वालों के सामने कहती है कि उसने बहुत शराब पी रखी है और वो उसे घर वापस ले जाना चाहती है। पुलिस वाले इस बात पर मान जाते हैं और हमजा को उन लोगों के साथ घर वापस भेज देते हैं। अब सब के सब लोग उसे कुर्सी में बांध कर उसे जान से मारने के प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उसे जिंदा रखना अब उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। आपस में डिस्कस करके वो लोग उसे छत पर ले जाते हैं, उसे शराब पिलाते हैं और ये सोचते हैं कि वो लोग उसे छत से नीचे धक्का देकर उसे जान से मार देंगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो उसे छत पर ले जाते हैं और उसे धकेलने ही लगते हैं कि तभी बदरू उसे पकड़ लेती है। हमजा बदरू से एक बार फिर से माफी मांगता है, लेकिन बदरू उसे कहती है कि वो उस पर ऐसे भरोसा नहीं करेगी। उससे वो जो भी माफी मांग रहा है उसे वो वीडियो पर रिकॉर्ड करनी होगी और उसके बाद ही वो उसे गाँव जाने देगी। हमजा वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बदरू उसे लिखकर एक स्क्रिप्ट देती है। वो उसी स्क्रिप्ट को पढ़ता है और उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके गांव जाने के लिए कहता है। जैसे ही हमजा वीडियो रिकॉर्ड करता है वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। जुल्फी अब उन लोगों से ये सवाल करता है कि वो लोग तो उसे जाने देने वाले थे ना। बदरू अब अपनी माँ की बताई हुई कहानी जुल्फी को सुनाती है। वो उसे कहती है कि हमजा एक बिच्छू है, भले ही वो उसे नदी पार करा दे लेकिन वो बीच में ही उसे डस लेगा, यानी कि वो पूरी जिंदगी उसका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बदरू, शमशू और जुल्फी कासिम की मदद से उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं। कुछ ही देर में वहां से एक ट्रेन गुजरने वाली है और वो लोग उसे बेहोश करके ट्रैक से बांध देते हैं। बदरू जैसे ही दूर से ट्रेन को आता हुआ देखती है उसे ये रियलाइज होता है कि वो भी बिच्छू बन रही है, यानी कि हमजा को मारते मारते वो बिल्कुल हमजा जैसी ही बन चुकी थी, क्योंकि बदरू किसी को जान से नहीं मार सकती थी। ट्रेन उसके पास ही आने वाली है, लेकिन बदरू फिर भी भागते हुए जुल्फी के साथ जाकर हमजा को खोल देती है। हमजा के हाथ पांव जैसे ही खुलते हैं वो बदरू से माफी मांगने की कोशिश करता है। वो बदरू से कहता है कि वो पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन बदरू अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी है। वो उसे कहती है कि वो उसकी जिंदगी से बाहर जाना चाहती है। हमजा उसे कहता है कि आज तक उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अकेले नहीं किया है, तो वो उसके बिना कभी मैनेज नहीं कर पाएगी। लेकिन बदरू अपने मन को मना चुकी है। वो उससे कहती है कि जिस तरह से उसने ये सब अकेले कर लिया, वो आगे की जिंदगी भी किसी तरह अकेले गुजार ही लेगी और उसे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमजा, जो कि अब तक उससे प्यार से बात कर रहा था, वो वापस वैसे ही गुस्से में आ जाता है। वो उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जिस तरह से मैंने हम लोगों की बेटी को एक ही झटके में मार दिया, उसी तरह से मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अभी उसके मुंह से ये बात निकली ही थी कि तभी अचानक से पीछे से आती हुई ट्रेन उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। शमशू अब अपनी बेटी से कहती है कि हमजा को ना मारकर उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया, क्योंकि अगर वो उसे मार देती तो वो सारी जिंदगी उसे याद आता रहता। शमशू की आंखों में ये कहते हुए आंसू थे। ये देखते ही बदरू ये समझ जाती है कि उसके पिता, जो कि बहुत साल पहले गायब हो गए थे, उनकी मौत कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। उसे कासिम और उसकी माँ ने मिलकर मारा था, क्योंकि वो भी उसकी माँ के साथ वही करता था जो कि हमजा उसके साथ। शमशू आज तक जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसकी मौत का बोझ इतना ज्यादा था कि वो उसी बोझ के तले दबी रही। और इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि हमजा को हमेशा ये लगता रहा कि जुल्फी जो है वो बदरू से प्यार करता है, लेकिन असल में जुल्फी शमशू से प्यार करता था। वो बार बार उन लोगों के घर के इर्द गिर्द घूमता रहता था, क्योंकि उसे शमशू से बेइंतहा प्यार था। अगली ही रोज हमजा का क्रियाक्रम किया जाता है। बदरू से मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं और उन लोगों को ये लगता है कि हमजा ने सुसाइड किया था। असल में बदरू ने जो वीडियो शूट किया था उसमें हमजा ने साफ साफ ये कहा था कि वो बदरू को छोड़ कर जा रहा है। बदरू ने बड़ी ही चालाकी के साथ वीडियो के उन हिस्सों को काट दिया था जिनसे ये लगता कि ये सुसाइड नहीं है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बदरू एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगती है, और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें जो सबसे बड़ा सोशल मैसेज मिलता है वो ये है कि अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो आवाज़ उठाना एक ऐसी चीज़ है जो उससे बहुत पहले कर लेना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम उस इंसान को बदल देंगे, लेकिन हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं। हम कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है जो किसी को बदल देगा या किसी का नशा छुड़वा देगा। अगर कोई भी ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो घरेलू हिंसा का शिकार है, तो प्लीज़ इस बात को समझें कि जानवर को कभी भी इंसान नहीं बनाया जा सकता, वो जानवर ही रहेगा। अगर इस फिल्म के बारे में हम सबसे अच्छी बातें कुछ बताएं, आलिया भट्ट ने बहुत ही कमाल का काम किया है। इस फिल्म में बहुत ही कम रिसोर्सेज और बहुत ही कम लोकेशंस, कोई इसमें फॉरेन लोकेशंस नहीं आपको देखने को मिलेंगी।
बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस पे शूटिंग हुई है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। कैरेक्टर्स इस फिल्म में कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया गया है, बट स्टिल इस फिल्म में आपको काफ़ी इंटरेस्ट बना रहेगा। प्लॉट ट्विस्ट अच्छे हैं, जैसे कि जुल्फ़ी का शमशू को प्यार करना, जो कि आपने इस फिल्म में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी और कमाल की बात, ये फिल्म हमें एक ऐसा मैसेज देती है जो शायद हम लोग समझ नहीं पाते या शायद समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, स्पेशली ऑल दी विमेन जो कि इस वीडियो को देख रही हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको इस फिल्म से क्या सोशल मैसेज मिलता है और आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।